हेलो डियर फ्रेंड, तो वेलकम, गुड मॉर्निंग आप सभी को। साथियों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार। हम यहाँ पे दोस्तों दो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से दोस्तों एक आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और दोस्तों एक आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब साइकेट्री हेल्थ नर्सिंग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। साथियों, हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सुंदर प्रश्न सेकेंड ईयर का, तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं ये जो सीरीज कर रहा हूँ आपके एग्जाम तक दोस्तों मैं ये 2-4 कर के जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है सभी को करा दूंगा। अगर दोस्तों आप डेली देखते चलते हैं 2-4 क्वेश्चन को, तो आपको दोस्तों एग्जाम तक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत सारे चीज़ें का बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों आप सीधा आप रिवाइज करते जाएंगे तो दोस्तों आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिए, कोई भी वीडियो जो वीडियो मिस कर गए हैं जाकर देखिए साथियों, देखिएगा तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। हम दोस्तों प्ले लिस्ट बनाकर डाल चुके हैं, सेकेंड ईयर 21 से 22 का जो प्ले लिस्ट है उसी में हम ये वीडियो सबको डाल रहे हैं, तो आप लोग जाकर देखिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। साथियों मैं बता दूं, जो लोग दोस्तों अच्छा नंबर चाहते हैं उनको पढ़ना होगा, और साथियों जो ये चाहते हैं कि 1 महीना हम पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले और हमें कुछ हो जाएगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। उनको ही होगा वही 60 से 65% नंबर उनका आएगा और वो उतने ही में ही खुश हो जाएंगे। लेकिन जो रियलिटी है साथियों कि आपका 70% से अगर ज़्यादा रिजल्ट आता है, चाहे आप फर्स्ट या सेकेंड किसी भी ईयर में हो, तभी दोस्तों आपका सेटिस्फाइड रिजल्ट होता है। 70 से अगर कम आता है साथियों तो फिर आप कहाँ है, सेकेंड ईयर में है, और सेकेंड डिवीज़न आता है। और क्योंकि दोस्तों जब फर्स्ट ईयर का होता है जीएनएम का है, वहाँ पे 70% पर फर्स्ट और सेकेंड होता है। तो अगर दोस्तों आपको 70% नहीं आता है तो समझ लीजिए आपको दोस्तों जो जीएनएम करना है वो बेकार है, क्योंकि दोस्तों जब मेरिट पर बहाली आएगा तो आपका फिर वहाँ पे कदर नहीं होगा। तो इसलिए अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी एग्जाम आपका 2-3 महीना में होगा, तब तक साथियों एक टोटल चीज़ है जो कि आपको करा दिया जाएगा, चाहे वो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हो या दोस्तों एक नंबरी जो क्वेश्चन होता है वो वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों ये जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फोटोथेरेपी होता क्या है, वर्णन करें, इसमें नर्सिंग देखभाल कैसे होगा, इसका प्रबंध करें, ये सारे चीज़ें हैं। तो दोस्तों फोटोथेरेपी का जो प्रोसेस होता है, इसका उपयोग होता है, सबको ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार बनता है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट में सीधा पूछ देगा कि फोटोथेरेपी क्या है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपको दोस्तों फोटोथेरेपी और इसका उपयोग और इसका प्रक्रिया लिख देंगे और 2-4 लाइन प्रबंध लिख देंगे, तो आपको 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा तो सारे चीज़ को लिखेंगे अच्छे से तो 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फोटोथेरेपी दोस्तों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, तो चलिए देखते हैं साथियों। फोटोथेरेपी या प्रकाशीय चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिसमें शिशु को खुले नीले प्रकाश के नीचे रखा जाता है। दोस्तों एक बात समझिए, जो फोटोथेरेपी है, फोटो मतलब दोस्तों सीधा तौर पे इसका नाम से स्पष्ट है, फोटोथेरेपी। दोस्तों ये जो फोटोथेरेपी है एक क्या है, एक प्रकाशीय, एक प्रकाश चिकित्सा है, मतलब प्रकाशीय चिकित्सा है। और यह एक ऐसी चिकित्सा है साथियों, मतलब ऐसा यह मतलब ये थेरेपी है कि इसमें जो दोस्तों शिशु होता है ना, उसको दोस्तों किसी प्रकाश के नीचे मतलब नीले प्रकाश के नीचे इसमें क्या होता है, रखा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसमें बिलिरुबिन का प्रकाश जो प्रकाश भंगुरण है होता है, जो त्वचा में जमे हुए अप्रत्यक्ष बिलिरुबिन को घुलनशील हानिकारक पदार्थ में बदल देता है, जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित कर देता है। दोस्तों ये फोटोथेरेपी क्यों किया जाता है, तो फोटोथेरेपी इसीलिए किया जाता है कि जो दोस्तों बिलिरुबिन होता है बॉडी में, वो दोस्तों क्या होता है, प्रकाश भंगुर होता है। मतलब ये जो बिलिरुबिन है ये प्रकाश में नीले रंग के प्रकाश से क्या होता है, भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि दोस्तों बिलिरुबिन होता क्या है कि शिशु के बॉडी में जम जाता है, जमने से तो दोस्तों क्या होता है, हानिकारक होता है, शरीर में को प्रॉब्लम बना सकता है। तो दोस्तों यही क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से त्वचा में जमा रहता है जिससे पता नहीं चलता है। तो दोस्तों यही फोटोथेरेपी के द्वारा क्या होता है, इस बिलिरुबिन को भंगुर किया जाता है, तोड़ा जाता है। जो दोस्तों तोड़कर क्या करता है, जब तोड़ा जाता है तो दोस्तों ये क्या होता है, ये बन जाता है द्रव। किस प्रकार का द्रव पदार्थ में बन जाता है, तो दोस्तों ये बिलिरुबिन जो होता है ये टूटकर घुलनशील मतलब वही दोस्तों है द्रव के रूप में हो जाता है, घुलनशील अहानिकारक पदार्थ में बदल जाता है। दोस्तों ये क्या होता है, अहानिकारक मतलब यह हानिकारक वाला नहीं होता है और ये घुलनशील में बदल जाता है, और उसके बाद ये क्या होता है, गुर्दे के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। दोस्तों सीधा तौर पर जानिए, फोटोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है, ऐसा चिकित्सा है जिसमें दोस्तों शिशु को जो है इस फोटो प्रकाश के नीचे मतलब नीले रंग के प्रकाश के नीचे रखा जाता है। जिसमें होता क्या है कि अगर बिलिरुबिन शिशु के त्वचा पर अप्रत्यक्ष रूप से जमा है ना, तो साथियों उस जमे हुए बिलिरुबिन को ये क्या करता है, घुलनशील बनाकर इसे क्या करता है, अहानिकारक पदार्थ में बदल देता है। मतलब वो हार्मफुल पदार्थ नहीं होता है, लेकिन उसको ये क्या करता है, घुलनशील में बदल देता है। जमा हुआ रहता है तो उसको ये घुलनशील बना देता है। बनाने के बाद क्या होता है, ये तो द्रव हो जाता है, तो ये होता है गुर्दे के साथ दोस्तों, इसको गुर्दे क्या करता है, उत्सर्जी के रूप में निकाल देता है। जैसे गुर्दे हमारे ब्लड से शरीर से बाहर मूत्र को निकाल उत्सर्जन करता है, उसी प्रकार से इसको भी निकाल देता है।
तो ये हो गया फोटोथेरेपी, समझ गए। अब दोस्तों इसका उपयोग क्यों होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ऊपर में जो लोग देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि इसका उपयोग क्यों होता है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग है, जब शिशु में सीरम बिलिरुबिन की मात्रा 15 mg% से अधिक एवं अपरिपक्व शिशु में 10 mg% से अधिक हो तो फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो सीरम में जो बिलिरुबिन होता है दोस्तों, वो बिलिरुबिन को दोस्तों ये क्या करता है, सीधा समझिए कि ये फोटोथेरेपी का उपयोग है कि जो बिलिरुबिन होता है उसके मात्रा को ये क्या करता है, कम करता है। मतलब अगर आपके शरीर में अत्यधिक बिलिरुबिन हो गया है और वो किसी कारण से आपके किसी सतह, त्वचा के सतह पर वो अप्रत्यक्ष रूप से जम गया है, तो दोस्तों वो क्या करता है, उससे फोटोथेरेपी के माध्यम से घुलनशील बनाकर और घुलनशील बना दिया जाता है फोटोथेरेपी के द्वारा, तो गुर्दा क्या करता है, बाहर निकाल देता है उत्सर्जी के थ्रू। तो ही कहता है कि इसका उपयोग होता है कि सीरम बिलिरुबिन की मात्रा जब शिशु में 15 mg% से अधिक होता है, इस शिशु में कितना 15 mg से अधिक बिलिरुबिन में काम करता है, जबकि जो अपरिपक्व मतलब प्रीमेच्योर जो बेबी होता है उसमें अगर 10 mg% से अधिक हो तो ये फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों सीधा समझिए कि फोटोथेरेपी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो बिलिरुबिन की मात्रा शिशु में 15 mg से अधिक हो परसेंट से अधिक हो और अपरिपक्व प्रीमेच्योर में 10 mg% से अधिक हो, तो इसका उपयोग फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है घुलनशील बनाने के लिए। तो ये चीज़ें हो गया। प्रक्रिया इसका क्या होता है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रकाशीय चिकित्सा में नीला सफ़ेद प्रकाश के अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, लेकिन नीले प्रकाश से शिशु के जो अवलोकन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए 2 नीली तथा 4 सफ़ेद फ्लोरेंस ट्यूब से मिलकर बनी प्रकाश चिकित्सा इकाई का उपयोग लाभदायक हो सकता है। इसे इनक्यूबेटर या दोस्तों पोर्ट दोनों स्थिर किया जा सकता है। मतलब दोस्तों मैं सीधा बता देता हूँ कि प्रक्रिया जो इसका प्रोसेस जो करने का है, मतलब फोटोथेरेपी जो करने का मतलब जो तैयार करने का इसका प्रोसेस है, कहा जाता है साथियों कि नीला जो प्रकाश होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसका जो खतरनाक होता है इसलिए क्या किया जाता है इस फोटोथेरेपी में दोस्तों, प्रकाशीय चिकित्सा में होता क्या है कि जो नीला प्रकाश है ना वो सफ़ेद प्रकाश की अपेक्षा दोस्तों अत्यधिक प्रभावी होता है, मतलब ज़्यादा इफेक्ट देता है। कौन, ब्लू लाइट कंपेरिजन टू वाइट लाइट। तो आप लोग समझ गए कि सफ़ेद प्रकाश जो है वो नीला की अपेक्षा कम प्रभावी है। लेकिन होता क्या है कि जो नीला प्रकाश है ना साथियों, वो दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है बच्चे में। तो ही कहता है कि जो नीला प्रकाश है वो शिशु में अवलोकन मतलब उससे जो माइंडली दोस्तों है दिमाग पे असर कर सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए 2 नीला तथा 4 जो है दोस्तों सफ़ेद फ्लोरेंस के ट्यूब से मिलकर बनी प्रकाशीय चिकित्सा का उपयोग लाभदायक हो सकता है। मतलब दोस्तों इसमें जो उपयोग किया जाता है इस प्रक्रिया में कि ब्लू प्रकाश दोस्तों अत्यधिक प्रभावी होता है सफ़ेद के कंपेरिजन में। लेकिन होता क्या है साथियों कि ब्लू जो है वो क्या होता है बच्चे में, शिशु में उसके अवलोकन पे दोस्तों बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जो ब्लू होता है वो थोड़ा ज़्यादा दोस्तों इफेक्टिव होता है, तो उसके ब्रेन में भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो ब्लू रंग है तो वहाँ पे मात्र ब्लू रंग के 2 और दोस्तों सफ़ेद रंग के 4 फ्लोरेंस ट्यूब से दोस्तों जो मिलकर जो प्रकाशीय इकाई चिकित्सा इकाई का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। मतलब सीधा समझिए कि ब्लू रंग के 2 ट्यूब होगा प्रकाश वाला और सफ़ेद रंग के 4 ट्यूब होगा फ्लोरेंस का जो कि बना होगा प्रकाशीय। अब दोस्तों इसमें होता ये है कि ये जो 2 नीला है ये 4 क्या होगा, ये 4 जो सफ़ेद वाला है, ये 4 सफ़ेद वाला जो 2 नीला वाला लाइट होगा इसको प्रभाव के थोड़ा कम कर देगा, जिससे होगा क्या कि शिशु के जो प्रॉब्लम होगा उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही चीज़ें है, यही कहता है कि 2 नीली और 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब के मिली प्रकाशीय चिकित्सा इकाई का उपयोग लाभदायक होता है और इसे जो है दोस्तों इनक्यूबेटर या पोर्ट दोनों पर स्थिर किया जा सकता है। दोस्तों इसे जो है इनक्यूबेटर या पोर्ट दोनों पर क्या है स्थिर स्टेबल किया जा सकता है। तो समझ गए कि प्रक्रिया क्यों होता है, कैसे किया जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यही है दोस्तों फोटोथेरेपी, यही है हमारा क्या चीज़, फोटोथेरेपी। देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे बेबी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं ये किसी जहाँ जिस चीज़ में बेबी को रखना हो ये बेबी को रखा गया है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो लाइट है यहाँ पे देख सकते हैं यही लाइट है साथियों। इसी में होता क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे आप लाइट देख रहे हैं ये वाला लाइट, ये वाला, तो दोस्तों यही जो इसी लाइट में क्या होता है 2 नीला होता है बल्ब और दोस्तों यहाँ पे होता है 4 जो होता है सफ़ेद होता है, जो कि दोस्तों क्या चीज़ से बना होता है, फ्लोरोसेंट से बना होता है। तो आप लोग समझ गए। तो यही होता है लाइट है, बच्चा यहाँ पे रखा गया है और देख सकते हैं इससे दोस्तों यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है जहाँ पे इसे स्टेबल लाइट को किया गया है ऊपर में, देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि फोटोथेरेपी यही होता है। और फोटोथेरेपी क्यों होता है समझ गए, अत्यधिक बिलिरुबिन को जमने के कारण उसे तोड़ने के लिए फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम इसको देख लेते हैं, इसका और जो प्रोसेस है वो भी हम दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं।
साथियों इसमें नग्न शिशु को डायपर पहनाकर पोर्टेबल या स्थिर प्रकाश साधन के नीचे जो त्वचा से लगभग 18 से 24 इंच की दूरी पर हो खुला छोड़ा जा सकता है। दोस्तों इस स्थिति में होता क्या है प्रकाशीय चिकित्सा में कि शिशु को विदाउट क्लॉथ डायपर पहना के, और इसमें जो होता है कि वो बच्चे को ये प्रकाश जो अभी ऊपर में दिखाए हैं, ये प्रकाश जो है ये मतलब एक बार चलिए हम फिगर के माध्यम से और दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो लाइट है, यहाँ पे ये जो लाइट है ये बच्चा से कितना दूरी पर है, देख सकते हैं ये बच्चा से दूरी पर है, जबकि बच्चा यहाँ पे खुला है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि इस प्रक्रिया में फोटोथेरेपी में शिशु को जो है वो नग्न जो है रखा जाता है किसी पोर्टेबल या स्थिर प्रकाश सघन के नीचे, त्वचा जिसमें खुली हो और 18 से 24 मीटर की दूरी हो, मतलब लाइट और बच्चे की दूरी जो हो वो दोस्तों 18 से 24 इंच का हो, खुला छोड़ दिया जाता है। ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, शिशु की आंखें की प्रकाश से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आई पैड या मास्क से ढक देना चाहिए। दोस्तों जो बच्चा है, जानते हैं कि बच्चा का जो आई होता है या दोस्तों किसी का भी आई है, अगर सीधा दोस्तों अगर लाइट के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और दोस्तों वो भी ऐसे लाइट जो कि हानिकारक है, तो दोस्तों उससे हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आई पैड बच्चे को या मास्क से ढक देना चाहिए चेहरा को। फोटोथेरेपी देते समय शिशु की अवस्था में बार बार परिवर्तन करना चाहिए। दोस्तों जब हम शिशु को क्या है दे रहे हैं फोटोथेरेपी, तो यहाँ पे देखें हैं कि यहाँ पे बच्चा को सीधा लेटा दिया गया है, तो इससे स्थिति चेंज करना चाहिए, पोजीशन। जैसे अभी ये सीधा लेटा है तो कभी करवट लेटाना चाहिए, कभी दोस्तों दाएँ करवट है तो कभी बाएँ करवट करना चाहिए, कभी दोस्तों पेट के बल सुलाना चाहिए, कभी देखिए यहाँ पर सीधा सुला है। तो ये सारी स्थिति धीरे धीरे चेंज करना चाहिए ताकि जितने भी जगह बिलुबिरीन जमा हो, स्किन के सतह पर चिपका हो, वो दोस्तों क्या हो घुलनशील बना ये फोटोथेरेपी। यही चीज़ें हैं दोस्तों। जो फोटोथेरेपी की अवधि शिशु की अवस्था पर निर्भर करती है। सामान्यतः शिशु को 2-3 दिन तक फोटोथेरेपी दी जाती है। साथियों आप लोग ये फोटोथेरेपी के बारे में जान लिए कि फोटोथेरेपी का प्रोसेस होता क्या है। अब प्रोसेस के बाद दोस्तों इसके चीज़ों को हम लोग जानते हैं कि इसमें फोटोथेरेपी जब किया जाता है तो बच्चे को नग्न जो है सिर्फ डायपर पहनाकर दोस्तों जो लाइट होता है उससे 18 से 24 जो है इंच की दूरी पर शिशु को लाइट से रखा जाता है। अगर शिशु को दोस्तों आँखों प्रकाश से होने वाले जो भी नुकसान है उसके लिए दोस्तों शिशु को आँखें पर आई पैड या दोस्तों मास्क को लगा दिया जाता है, लगाना चाहिए। फोटोथेरेपी देते समय शिशु की अवस्था जो है, पोजीशन जो है बार बार चेंज करना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों फोटोथेरेपी कितना दिन तक दिया जाएगा या कितना घंटे तक दिया जाएगा, तो दोस्तों ये चीज़ें निर्भर करता है शिशु की अवस्था पर, मतलब शिशु दोस्तों कितने इसके लिए कितना ज़रूरी है, कितने दिन तक कितना ज़्यादा है, ये सब देखकर अवस्था देखकर निर्भर करता है कि कितना दिन तक दिया जाएगा। सामान्यतः जो फोटोथेरेपी देने का दोस्तों जो समय है वो 2 से 3 दिन है, तो आप लोगों को यहाँ तक लिखना होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा उपयोग प्रोसेस सभी। अब दोस्तों हम इसको देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है फोटोथेरेपी कराने का। साथियों आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि लिखिए साइड इफेक्ट फोटोथेरेपी का, शॉर्ट क्वेश्चन में तो लिखना पड़ेगा क्या चीज़, प्रकाशीय चिकित्सा के विषम प्रभाव, साइड इफेक्ट। दोस्तों निर्जलीकरण, दोस्तों प्रकाशीय आप जानते हैं कि गर्मी होने से आपके शरीर में अगर गर्मी लगे तो क्या होगा, प्यास बढ़ेगा, आपका शरीर का जो निर्जल होगा वो सूखेगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ भी दोस्तों। जो बच्चा को फोटोथेरेपी दिया जाएगा वो प्रकाश के माध्यम से दिया जाएगा, तो जो प्रकाश है दोस्तों वो बच्चे में क्या करेगा, वो तरल पदार्थ का कमी करेगा, और तरल पदार्थ कमी करेगा यानी शरीर निर्जलीकरण होगा। हो सकता है दोस्तों शरीर हीट होकर बुखार भी आए, उसके बाद आलस हो सकता है बच्चे में, त्वचा उद्भेद मतलब त्वचा में दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है, और ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, त्वचा का रंग तांबे जैसा होना। दोस्तों ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम का मतलब होता है कि त्वचा के समान इसमें रंग हो जाता है, मतलब तांबे के समान रंग हो जाता है बच्चे का। निलंबित रक्ताल्पता, दोस्तों इसमें रक्ताल्पता का क्या होता है, निलंबन होता है, मतलब इसमें रक्ताल्पता भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। क्या क्या होगा दोस्तों इसके साइड इफेक्ट फोटोथेरेपी का, निर्जलीकरण होगा, बुखार आएगा, आलस होगा, त्वचा में उद्भेद होगा, त्वचा का रंग तांबे जैसा होगा जिसको ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और निलंबित रक्ताल्पता मतलब एनीमिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साइड इफेक्ट है। अब साथियों हम चलते हैं इसमें देखते हैं नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे के लिए। साथियों शिशु के जैविक चिन्हों का निरंतर अवलोकन करना व रिकॉर्ड करना चाहिए। दोस्तों जो शिशु का जैविक विटल साइंस है, जिसमें दोस्तों नाड़ी दर होता है, हार्ट बीट होता है, श्वसन दर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सब दोस्तों हमेशा जो है निरंतर तौर पे
जांचना चाहिए। निर्जलीकरण हेतु जलीय स्तर का अवलोकन। दोस्तों निर्जलीकरण अगर बच्चे में दिखा जा रहा है, निर्जलीकरण के लिए हमेशा जो है जलीय स्तर का अवलोकन करना चाहिए। ये चीज़ हो गया। तीसरा है सीरम बिलिरुबिन एवं हेमोग्लोबिन स्तर अवलोकन करना चाहिए। दोस्तों बच्चे में इस दौरान नर्स का जिम्मेदारी है कि विटल साइन जांचते रहे, निर्जलीकरण स्थिति को देखते रहे, सीरम बिलिरुबिन तथा हेमोग्लोबिन का स्तर जो है उसका अवलोकन करते रहे। चौथा है मल एवं मूत्र का अवलोकन करें। दोस्तों नर्सिंग का जिम्मेदारी है कि इसमें मल मूत्र का अवलोकन करना चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारी है, 4 जिम्मेदारी आप लोग यहाँ से देख लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन फोटोथेरेपी खत्म होता है, सारी चीज़ें हम देख लिए वहाँ पे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, ये है दोस्तों पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग, इसको आप कहिए, दोनों एक ही है। साथियों एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख कर जाना है। क्वेश्चन पूछेगा कि आत्महत्या क्या है, सुसाइड क्या है, इसका दोस्तों ढंग कैसा होता है, कारण क्या हो सकता है, प्रबंधन लिखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों हो सकता है आपके बारे में पूछा जाएगा कि आत्महत्या के बारे में, इसका प्रबंधन लिखिए, ढंग लिखिए, कारण लिखिए, आत्महत्या है क्या, इसको लिखिए। तो टोटल चीज़ पूछेगा तो 10 नंबर में सीधा पूछ देगा कि आत्महत्या है क्या, इसके प्रबंध को लिखिए या इसके कारण को लिखिए, तो 5 नंबर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे हम लोग लिख देंगे। साथियों सीधा जानिए आत्महत्या जो है क्या है। आत्महत्या मतलब मनुष्य के द्वारा अकस्मात योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना आत्महत्या कहलाता है। मतलब दोस्तों आत्महत्या होता क्या है, तो आत्महत्या तो दोस्तों मनुष्य ही करेगा, जानवर तो आत्महत्या करता नहीं है। तो यही कहता है कि मनुष्य द्वारा, मनुष्य के जरिए, मतलब मनुष्य द्वारा जो दोस्तों है अकस्मात मतलब इमरजेंसी, अचानक, योजनाबद्ध तरीके से, मतलब ये जो होता है साथियों आत्महत्या मतलब खुद को जिंदगी समाप्त कर लेना, खुद को दोस्तों इमरजेंसी अचानक तौर पे एक दोस्तों योजनाबद्ध, क्योंकि आप लोग देखते हैं योजनाबद्ध इसलिए होता है क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी अगर सुसाइड करता है तो वहाँ पे वो पूर्ण योजना बना लिया रहता है कि हमें क्यों करना है, कब करना है, कैसे करेंगे। तो योजना बना के कोई है दोस्तों इसमें आत्महत्या करता है। इसका प्रकार अलग अलग होता है। आप लोग देखते हैं कोई दोस्तों पॉइजन करता है, कोई पॉइजन खाता है, कोई दोस्तों देखिएगा मतलब फंदा लगाता है, मतलब तरह तरह के होता है। तो ये योजना बनाता है कि हमें किस प्रकार करना है। तो वही कहता है कि मनुष्य के द्वारा आकस्मिक मतलब इमरजेंसी अचानक योजनाबद्ध, मनुष्य के द्वारा अचानक योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना आत्महत्या कहलाता है। अब दोस्तों ये जो आत्महत्या का प्रयास करता है तो बहुत सारे कंडीशन में होता क्या है कि आत्महत्या जो प्रयास होता है वो असफल हो जाता है, मतलब वो पेशेंट को कुछ हानि पहुंच के रह जाता है जिससे अस्पताल हॉस्पिटल ले जाने के बाद सही हो जाता है। बहुत स्थिति में क्या होता है लोग का ज़िंदगी ही समाप्त हो जाता है, मतलब डेथ हो जाता है। तो दोस्तों वही होता है कि अगर ज़िंदगी आपका हानि पहुँच के रह जाएगा कब, जब कोई आपको देख लेगा और हेल्प करने लगेगा तो उस समय आप बच जाएंगे आत्महत्या करने से। अगर कोई नहीं देख पाता है उस स्थिति में दोस्तों ज़िंदगी आपका समाप्त हो जाता है। तो यही है कि मनुष्य के द्वारा अचानक या दोस्तों अकस्मात योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को हानि पहुंचाना या समाप्त कर लेना आत्महत्या कहलाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों इसके आत्महत्या करने के जो ढंग है, तरीके हैं, क्या क्या ढंग हो सकता है, तरीका क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों डूबना। दोस्तों आत्महत्या के रोष में आके लोग क्या करता है देखिएगा कि नदी में जाके वो नदी में चले जाते हैं, जिससे होता क्या है कि वो डूब जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। ये भी है। फांसी लगाना। दोस्तों इसमें क्या होता है फांसी लगा लेता है आत्महत्या, ये भी एक तरीका होता है। दोस्तों गोली मार लेना, अपने आप को खुद क्या करता है लोग गोली मार लेता है। चलती ट्रेन के आगे कूद जाना। दोस्तों ट्रेन चल रहा है उसके आगे कूद जाएगा, ये भी एक आत्महत्या का प्रयास होता है। जहर खाकर, दोस्तों पॉइजन खाकर, ये भी एक ढंग ही है। दोस्तों कलाई की नसें काट लेना। दोस्तों कलाई की नसें काट लेना, ये जो है दोस्तों क्या होता है, ये सब जो है ये तरीके हैं, ढंग है। इस प्रकार से दोस्तों लोग क्या करता है अपना आत्महत्या करता है। तो ये याद है, ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर से एक मैं बता देता हूँ तरीका ढंग क्या होगा। डूबकर, फांसी लगाना, गोली मारकर खुद को, चलती ट्रेन के आगे कूदकर, जहर खाकर, कलाई के नशे काट लेगा। तो ये सारी चीज़ें से जो दोस्तों है ये तरीका ढंग है आत्महत्या करने का। अब दोस्तों कॉज है, कारण इसका क्या हो सकता है आत्महत्या करने का। तो दोस्तों मनोविकारी रोग जैसे सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, व्यक्ति विकार, मनोविकृति, चरित्र के विकार। दोस्तों ये जो होता है कारण इसका होगा, पहला होगा मनोविकार, मतलब दोस्तों आपके मन का प्रॉब्लम, मानसिक संतुलन खराब होने से दोस्तों आप आत्महत्या करने का लोग कोशिश करता है। तो उसमें दोस्तों सिजोफ्रेनिया हम लोग पढ़ चुके हैं, मन का विखंडित होना। दोस्तों इसमें मन का दोस्तों आपको भाव जो है वो टुकड़े टुकड़े में विभाजित होगा, कुछ कुछ सोचते रहेंगे, ये होता है सिजोफ्रेनिया। हिस्टीरिया भी एक मानसिक प्रॉब्लम ही है। व्यक्तिगत विकार होगा, मतलब खुद का दोस्तों कोई समस्या होगा। मनोविकृत, मन का विकार होगा। चरित्र के विकार मतलब आपका कैरेक्टर खराब होगा उस वजह से भी। तो ये दोस्तों मनोविकार के अंतर्गत ये सब होता है जो कि कारण है। तो ये चीज़ें समझ गए।
नेक्स्ट है दोस्तों कारण जो होगा, नेक्स्ट कारण है कि दवाइयाँ या शराब का अत्यधिक उपयोग। दोस्तों अगर आप दवाइयाँ या किसी शराब का अत्यधिक उपयोग कर लेते हैं तो उस स्थिति में आपको ये नहीं दिखता है कि हम क्या कर रहे हो, तो उस स्थिति में हो सकता है आप अत्यधिक अगर दवाई ले लिए हैं, अत्यधिक शराब ले लिए हैं तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। परीक्षा में असफल होना, दोस्तों इसका कारण हो सकता है कि लोग बहुत सारे अवसरों में असफल हो रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण से होता क्या है कि दोस्तों वो आत्महत्या करते हैं। और ये दोस्तों केस आमतौर पे युवाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि परीक्षा में असफल हो जाने की वजह से एक कदम उठा लेते हैं। दहेज से पीड़ित व्यक्ति, दोस्तों कोई स्त्री होता है, देखते होइएगा कि उसे बार बार दहेज के लिए प्रताड़ना किया जाता है उसके ससुराल से, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो लेडीज क्या करती है, वो दोस्तों फांसी लगा लेती है या जहर खा लेती है, या दोस्तों कहीं चली जाती है बाहर और वो कहीं ट्रेन के सामने या नदी में डूब जाती है। तो ये सब दहेज का दोस्तों स्थिति में आत्महत्या होता है, एक कारण है। उसके बाद है किसी प्यारी चीज़ के चले जाने या खो जाने से। दोस्तों अगर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोगों का कोई चीज़ होगा या कोई आदमी होगा जो किसी के लिए फेवरेट होता है, तो दोस्तों वो फेवरेट व्यक्ति और वो प्यारी चीज़ें जो है उससे दूर हो जाएगा या दोस्तों वो खो जाएगा। उस स्थिति में भी आदमी क्या होता है, बेचैन हो जाता है और आत्महत्या का प्रयास करने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। धन व व्यावसायिक परेशानियाँ, दोस्तों कभी कभी होता है क्या है कि आदमी को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल जो है प्रॉब्लम हो जाता है, उस कंडीशन में उसे कुछ नहीं दिखता है और उसे बहुत ज़्यादा धन का आवश्यकता होता है, तो दोस्तों उस स्थिति में भी क्या होता है, वो सुसाइड कर लेता है। या दोस्तों बिजनेस में असफलता भी दोस्तों क्या होता है, वो दोस्तों सुसाइड का कारण बनता है। नेक्स्ट है शादीशुदा जीवन से विक्षुब्ध व्यक्ति। दोस्तों शादीशुदा जीवन से विक्षुब्ध व्यक्ति का मतलब होता है कि वह अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है, या दोस्तों इसमें लेडीज जेंट्स दोनों हो सकता है कि या तो लेडीज़ खुश ना हो या जेंट्स खुश ना हो या दोनों खुश ना हो। तो दोस्तों वही होता है कि शादीशुदा जीवन में विक्षुब्ध व्यक्ति मतलब अनहैप्पी व्यक्ति, खुशी व्यक्ति नहीं हो, तो उस स्थिति में भी दोस्तों एक कारण बनता है सुसाइड का। तो हम लोग क्या देख लिए, मनोविकार में क्या क्या चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। दवाइयाँ या शराब का अत्यधिक उपयोग, परीक्षा में असफलता, दहेज से पीड़ित व्यक्ति, किसी प्यारी सी चीज़ के चले जाने या खो जाने से, धन या व्यावसायिक परेशानी हो सकता है, शादीशुदा जीवन में विक्षुब्ध व्यक्ति, ये सब कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये आत्महत्या बहुत ईजी है, बस इसको आपको समझ लेना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रबंधन। दोस्तों इसका अगर मान गए कोई अगर दोस्तों आत्महत्या के लिए सोच रहा है तो उससे प्रबंध कैसे किया जाए, उसे कैसे दोस्तों बताया जाए, एक नर्सिंग के रूप में, एक मेडिकल स्टाफ के रूप में या नर्सिंग के रूप में कैसे उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं आत्महत्या को। नंबर 1 है मरीज का आपातकालीन साक्षात्कार करना व सहानुभूति तथा आत्महत्या के कारणों का पता लगाए। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो अगर आपके मानसिक विकार वाले कोई मानसिक विकार से अगर कोई आत्महत्या कर रहा है मानसिक प्रॉब्लम से, तो वैसे मरीज को दोस्तों तत्काल जो है इमरजेंसी इंटरव्यू करना चाहिए। वही होता है आपातकालीन साक्षात्कार, उसे करके उसके आत्महत्या के कारणों का पता लगाना चाहिए कि ये किस वजह से आत्महत्या करने जा रहा है। तो ये होता है पहला। दूसरा होता है मरीज का संपूर्ण मनोरोग इतिहास ले। दोस्तों मरीज का है दोस्तों संपूर्ण जो है साइकेट्री हिस्ट्री ले। उसके बाद तीसरा है कि मरीज की मानसिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। दोस्तों जो मरीज है उसके मानसिक स्थिति का परीक्षण करें कि उसका मानसिक कितना संतुलन सही है या नहीं सही है, ये चीज़ें हो गया। चौथा है मरीज को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए। दोस्तों एक मरीज अगर कोई मनोविकार से प्रॉब्लम चल रहा है और उससे अगर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है तो उनको दोस्तों जो है वो वातावरण दोस्तों सही उपलब्ध कराएं। पांचवा है मरीज को परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाएं दे। दोस्तों मरीज जो है उसको क्या करे, परामर्श दे, कंसल्ट दे और मार्गदर्शन की दोस्तों सेवाएं दे। छठा है यदि आत्महत्या के प्रयास का कारण अधिक अवसाद पाया जाता है तो मरीज को ECT उपचार के लिए भेजना। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है जो कि अत्यधिक दोस्तों डिप्रेशन में है और दोस्तों वो अत्यधिक डिप्रेशन के कारण वो दोस्तों अगर आत्महत्या का प्रयास कर रहा है तो दोस्तों वैसे पेशेंट को ECT उपचार देना चाहिए और ECT उपचार के लिए भेजना चाहिए। सातवां है यदि मरीज को चिकित्सक की सलाह पर उपचार हो रहा है तो उसे अवसाद रोधी औषधि देनी चाहिए। दोस्तों अगर इसे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और तो दोस्तों इसे जो है चिकित्सीय परामर्श पर जो भी अवसाद रोधी दवाइयाँ दिया गया है उसका दोस्तों औषधि देना चाहिए। आठवां है दोस्तों मरीज को आत्महत्या के बार बार प्रयत्न करने से रोकने हेतु कड़ी निगरानी रखना चाहिए। दोस्तों जो मरीज होगा अगर दोस्तों वो बार बार आत्महत्या की कोशिश कर रहा है तो उस पर कड़ी निगरानी नज़र रखे। नौवां है मरीज को कमरे से धातुओं से बनी वस्तुओं जैसे ब्लेड, चाकू, कांच, शीशी आदि सामान हटा दे। दोस्तों जो मरीज है जो बार बार एक कोशिश कर रहा है आत्महत्या का, तो उसके सामने जो दोस्तों है चाहिए कि उसको सामने से दोस्तों जो भी तेज धारदार हथियार है या दोस्तों जो भी धातु से बना हुआ है उसको हटा दे, जैसे ब्लेड, चाकू, कांच, शीशी, ये सब से हो सकता है वो व्यक्ति क्या करे, कुछ कर ले। तो यही चीज़ें हैं। 10वां है दवाइयों एवं यंत्रों का रोगी को पहुंच से दूर रखना चाहिए। दोस्तों कोई ऐसे
हार्मफुल दवाइयाँ हैं या दोस्तों जो यंत्र है, इक्विपमेंट है जिससे उसे हानि पहुंच सकता है, उससे दूर रखना चाहिए व्यक्ति को। तो दोस्तों ये 10 चीज़ें हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर है विषाक्त पदार्थों को मरीज से दूर रखें, वही विषैले पदार्थ को मरीज से दूर रखें। 12 है मरीज के कमरे के कपड़े या बांधने वाला सामान जैसे बेल्ट आदि टाई हटा देना चाहिए। 13 है आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होने पर मरीज को निद्रारक दवाइयाँ देनी चाहिए। दोस्तों ये 13 यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखे हैं कि आत्महत्या वाले पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक नर्सिंग के नज़रिए से देखा जाए तो ये 12-14 पॉइंट जो कि हम लोग देखे हैं, इस प्रकार से प्रबंध कर सकते हैं। क्या प्रबंध कर सकते हैं? तो दोस्तों मरीज का दोस्तों तुरंत इमरजेंसी इंटरव्यू मतलब आपातकालीन साक्षात्कार करके उसके कारण का पता लगाए कि आत्महत्या का कारण क्या है। नंबर 2 में है साथियों कि मरीज का संपूर्ण मनोरोग इतिहास मतलब उसका संपूर्ण दोस्तों साइकेट्री हिस्ट्री ले, मतलब कि ये कितने दिन से मानसिक संतुलन खराब है, क्या है, नहीं है। तीसरा में कहता है साथियों कि मनुज जो मरीज है उसके मानसिक स्थिति का परीक्षण करें, मतलब मेंटल हेल्थ का दोस्तों उसके क्या करें, टेस्ट करें। मरीज को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। मरीज को परामर्श एवं मार्गदर्शन दीजिए। यदि आत्महत्या का जो कारण है वो दोस्तों अगर डिप्रेशन है, अत्यधिक डिप्रेशन है, तो दोस्तों उस अवस्था में मरीज को ईसीटी उपचार के लिए भेजा जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है यदि मरीज को दोस्तों चिकित्सीय सलाह से अगर उपचार चल रहा है, अगर डिप्रेशन का या स्ट्रेस का या माइंडली प्रॉब्लम का, तो दोस्तों उसे मरीज से अगर इलाज चल रहा है तो उसे दोस्तों जो है अवसाद रोधी एंटी डिप्रेस दवाई देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है कि मरीज को दोस्तों अगर आत्महत्या का बार बार प्रयत्न कर रहा है तो दोस्तों उस पर कड़ी निगरानी और नज़र रखना चाहिए। दोस्तों अगर जहां मरीज है उस कमरे में अगर कोई धातु से बना हुआ चीज़ें है, वस्तु है, तो उसको हटा देना चाहिए, मरीज से दूर करना चाहिए, जैसे ब्लेड, शीशा, चाकू। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं तो एक कांच के शीशा, तो ये सब चीज़ को अलग रखें। 10वां है दवाइयों और यंत्रों को मरीज से दूर रखें। हो सकता है कि नीडल है या दोस्तों कोई मेडिकल इक्विपमेंट है उससे भी वो करने का कोशिश करें या दवाइयाँ का डोज ओवरडोज ले ले। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि दवाइयाँ और यंत्रों को अलग रखें मरीज से। 11 नंबर में है कि विषाक्त दवाइयाँ, विषाक्त पदार्थों मरीज से दूर रखें। जो दोस्तों विषैला पदार्थ है या दवाइयाँ हैं मरीज से दूर रखें। मरीज के कमरे में दोस्तों कोई ऐसा बांधने वाला चीज़ है जैसे दोस्तों कपड़े, टाई, बेल्ट हटा देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है 13 है कि आत्महत्या के प्रवृत्ति अधिक अगर हो रहा है मरीज में तो उसे निद्रा जो है निद्रा कारक दवाइयाँ देनी चाहिए जिससे पेशेंट को नींद आ जाए और इन सब करतूतों से वो आराम से सो जाए। तो ये जो चीज़ें प्रबंध है ये आमतौर पर दोस्तों आप अपने लाइफ में भी कहीं कर सकते हैं। अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम हो और वो बार बार ऐसे चीज़ों करने की कोशिश कर रहा है तो इस प्रकार से आप उसका प्रबंध कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम 2 क्वेश्चन देख लिए हैं और उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, अच्छे से किए हैं। फोटोथेरेपी और आत्महत्या दोनों के बारे में अच्छे से हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे हैं दोस्तों, इतना अच्छा से हमें नहीं लगता है कि पूरे यूट्यूब पर कोई नर्सिंग का दोस्तों आपको बता पाएगा। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए और सेकेंड ईयर का है तो दोस्तों पढ़िए, चाहे आप दोस्तों बीएससी नर्सिंग है या दोस्तों आप जीएनएम है, दोस्तों दोनों में पढ़ना है ये सारे चीज़ें। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी में समझना होगा। लिखने के लिए आप इंग्लिश में लिखिए, चाहे जो भी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन आप समझे रहेंगे चीज़ों को तो आप लिख पाएंगे और इंग्लिश आपका तगड़ा है तो बिल्कुल लिख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।